बच्चों हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत हमने देखा कि कंपनी ने किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने शासन का संचालन किया। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर 4। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आदिवासियों के बारे में। आदिवासी अर्थात वो लोग जो कि जंगलों में अपना जीवन बसर करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिकू के बारे में। दिकू क्या थे? ये वो बाहरी लोग थे जिनमें कि व्यापारी, भूस्वामी व अंग्रेज आते थे, जिनसे कि आदिवासी परेशान थे, क्योंकि दिकुओं ने, जो ये दिकू वर्ग के लोग थे, बाहरी लोग थे, इन्होंने आदिवासियों के जनजीवन पर विपरीत प्रभाव डाला था, बुरा प्रभाव डाला था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन आदिवासियों ने किस स्वर्ण युग की, किस अच्छे समय की कल्पना की। यानी कुल मिलाकर हम ये देखने वाले हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन का इन जनजातियों पर, आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों इस चैप्टर को हम कुल 4 वीडियो में समझेंगे। पूरे 3 वीडियो में चैप्टर कवर करेंगे और चौथे वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो जनजातीय समूह थे, कैसा इनका जीवन था और ये किस तरह से जीते थे। बच्चों हमारी बुक में कहानी प्रारंभ होती है बिरसा मुंडा के साथ। अब ये बिरसा मुंडा कौन थे? यहाँ पे देखिए, ये है बिरसा मुंडा, जो कि इन जनजातियों के, आदिवासियों के मुख्य नेता थे। और हम 4th चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में कि किस तरह से उन्होंने घूम घूम कर सभी जो आदिवासी समुदाय थे, मुंडा हो, उराव हो, संथाल हो, इन सबको इकट्ठा किया। और जो ये ब्रिटिश शासन था, ईसाई मिशनरी थे और व्यापारी, सेठ साहूकार, लैंडलॉर्ड्स, भूस्वामी, इन सब के खिलाफ संगठित किया, क्योंकि ये सभी लोग डिकू थे, बाहरी लोग थे, जो कि आदिवासियों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे। तो अभी एक संक्षिप्त परिचय के साथ चैप्टर की शुरुआत होती है कि 1895 में बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति झारखंड, बिहार के जनजातीय समुदाय के लोगों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए। कि 1895 के समय की बात चल रही है। बिरसा मुंडा नामक एक व्यक्ति झारखंड और बिहार के क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती थी, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। क्या था उनकी लोकप्रियता का कारण? क्यों लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए थे? तो सबसे पहले लोगों का ये विश्वास था कि बिरसा मुंडा के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, कुछ मैजिकल पावर हैं। क्या शक्तिमान की तरह? हाँ, लगभग कुछ वैसी ही। लोगों का मानना था कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वो बीमारी दूर कर सकते हैं और जो अनाज की ढेरी है उसको दुगना कर सकते हैं। इसी के साथ ही लोगों का ये भी मानना था, क्योंकि जैसा कि बिरसा कहते थे कि भगवान ने उन्हें आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। तो जो ये आदिवासी समुदाय थे, इनका विश्वास था कि बिरसा को भगवान ने हम लोगों की रक्षा करने के लिए और ये जो दिकू हैं, जो ये भारी लोग हैं, इनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। अब मैं एक बार आपको ये जो दिकू है, बार बार आ रहा है, इसके बारे में समझाना चाहूँगी। ये देखिए बच्चों, माना कि ये है हमारा इंडिया, एक रफ मैप, और भारत के कुछ क्षेत्रों में हम देखेंगे, पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य के क्षेत्र में आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं। अब ये जो आदिवासी है, जनजाति है, इनकी खासियत ये होती है कि ये अधिकतर जंगलों में निवास करते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे कि किस तरह से जंगलों पर निर्भर करते हैं। भाई शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं, उनको बाजार में जाकर बेचते हैं, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, झूमिंग खेती जिसे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनका रहने पीने का, ओढ़ने का सब तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। और इसी के कारण हम इन्हें जनजातीय समुदाय कहते हैं, क्योंकि ये जो और आम व्यक्ति हैं उनसे इनकी संस्कृति थोड़ी अलग होती है। अब ये भोले भाले लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अंग्रेज आए, इन्होंने नए नए कानून, नए नए नियम निकालने शुरू कर दिए, जिसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उन्होंने नियम बनाए। कि भाई आरक्षित वन घोषित कर दिए, इनका वन में रहना ही दुभर कर दिया, जबकि ये तो पूरी तरह से वन पर निर्भर करते थे। तो इनके लिए अंग्रेज क्या हो गए? अंग्रेज बाहरी लोग हो गए। बाहरी लोग मतलब जो कि इनके समुदाय के नहीं है और इनके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भूस्वामी, कि भूस्वामी कैसे इनकी जमीन को छीनने लग गए थे। तो ये भूस्वामी भी इनके लिए क्या हो गए? भारी लोग हो गए, यानी क्या हो गए? दिक्कू हो गए। इसी के साथ हम देखेंगे व्यापारी, कि जो व्यापारी वर्ग के लोग थे
वो इन भोले भाले आदिवासियों से फसल खरीद लेते थे। फसल मतलब वन उपज, वनों की जो उपज है वो खरीद लेते थे। इनको बहुत ही कम पैसा चुकाया जाता था और उसी वन उपज को बाजार में आगे 5 गुना 6 गुना दामों पर बेच करके ये जो व्यापारी थे लाभ मुनाफा कमाते थे। तो इन आदिवासियों के लिए ये अंग्रेज, ये भूस्वामी, ये व्यापारी और आगे चल के हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरी जो कि अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, और इन ईसाई मिशनरियों को भी इन्होंने दिक्कू माना कि ये सब दिक्कू लोग हैं और ये हमें दास्ता गुलामी की जंजीरों में जकड़ेंगे। और भगवान ने बिरसा मुंडा को भेजा है हमारे पास। बिरसा मुंडा के पास कुछ जादुई शक्ति है और ये ही हमें बचा सकते हैं। अब ये जो बिरसा मुंडा थे ये कौन से जनजाति के थे? ये मुंडा जनजाति के थे। तो आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे और उनका ये मानना था आदिवासियों का कि बिरसा मुंडा तो हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से जो बिरसा मुंडा है वो सारे जनजातीय समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब थोड़ी सी एक छोटी सी प्रारंभिक परिचय ले लेते हैं बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ छोटा नागपुर में। और ये देखिए ये है हमारा भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र में जी ये रहा हमारा झारखंड और झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये झारखंड में छोटा नागपुर में के जनजातीय समूह में इनका जन्म हुआ और इनको सिर्फ मुंडा जाति के लोग ही नहीं, मुंडा जनजाति के लोग ही नहीं बल्कि जो आसपास रहने वाली थी संथाल और उराव जनजाति, कौन कौन सी? संथाल व उराव जनजाति, तो उन लोगों ने भी बिरसा मुंडा में आस्था व्यक्त की, बिरसा मुंडा में विश्वास जताया कि हम तो आपके अनुयायी हैं और हम पूरी तरह से आप में श्रद्धा रखते हैं और आप ही हमें इन दिकुओं के अत्याचार से बचाओगे। तो मुंडा के साथ ही इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल व उराव ने भी बिरसा का समर्थन किया क्योंकि सभी ही परेशान थे। अंग्रेजी शासन के कारण उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। तो बच्चों अब आपकी भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी कि बेचारे इन भोले भाले आदिवासी समुदाय के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए जिसके कारण ये इतने ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन इन परिवर्तनों को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आदिवासियों का जीवन कैसा था, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से जीवन चलाते थे। ये देखिए यहाँ पे कुछ जनजातियों की पिक्चर्स मैंने ली है। यहाँ ये मुंडा जनजाति है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनका रहन सहन होता है, वेशभूषा। हालांकि जो मानवीय प्रकृति के हिसाब से बहुत ही सज्जन प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, लेकिन चूंकि जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह से जंगल पर अपने जीवन के लिए आश्रित होते हैं। यहाँ देखिए हम कुछ पॉइंट्स के तहत अध्ययन करेंगे कि जनजातीय समुदाय के लोग किस तरह से जीते थे। हम पढ़ेंगे कि इनमें से कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती जिसमें हम समझेंगे कि एक जगह स्थायी रूप से खेती नहीं की जाती थी बल्कि घूम घूम कर खेती की जाती थी। दूसरा हम देखेंगे कि कुछ जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो शिकार करते थे या फिर संग्राहक थे। संग्राहक मतलब वनों से उपज प्राप्त करते थे, उसका संग्रह करते थे। तीसरे हम देखेंगे कि कुछ जानवर पालक थे। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग चरवाहा समुदाय थे, यानी जानवर पालने का कार्य करते थे। और कुछ ऐसे लोग भी हो गए जो कि स्थायी रूप से खेती करने लग गए। तो पहले चारों के बारे में जान लेते हैं, फिर जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि इन चारों पे क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजी शासन के दौरान। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ झूम की खेती करते थे। झूम की खेती जिसे कि हम घुमंतू खेती भी कहते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में इस खेती को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसी तरह से विश्व में भी इस खेती के अलग अलग नाम हैं। झूम की खेती को भारत में वालरा भी कहा जाता है, झूमिंग भी कहा जाता है। तो झूम खेती, घुमंतू खेती करने वाले किसान मुख्य रूप से यदि हम मानचित्र में देखें तो मुख्य रूप से जो झूम की खेती करने वाले किसान थे वो थे भाई पूर्वोत्तर के। ये आप देख पा रहे हैं, ये है भारत का मानचित्र। इतिहास को भी हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ें तो इतिहास बहुत रुचिकर लगता है। तो ये है हमारा भारत का मानचित्र और भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा कौन सा हो गया? ये हिस्सा। और इसमें क्या है? इसमें है 7 सिस्टर, 7 बहिनें। किसे कहा गया है 7 बहिनें? यहाँ पे जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 बहिनों के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन सबकी संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक बनावट सब एक जैसी है।
तो अधिकतर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान थे वो झूमिंग खेती करते थे, और मध्य भारत के, ये रहा हमारा मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला क्षेत्र आ गया, तो ये लोग झूमिंग खेती किया करते थे। अब झूमिंग खेती को समझ लेते हैं एक बार कि झूमिंग खेती आखिरकार होती कैसे थी। झूमिंग खेती में जो हमने अब तक ये तो समझ ही लिया कि आदिवासी लोग जंगलों में निवास करते थे। अब झूमिंग खेती करने के लिए जंगलों को साफ किया जाता था। साफ कैसे किया जाता था, ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये है पेड़। अब ये पेड़ इस तरह से रहते थे कि जो सूरज है ना उसकी रोशनी को नीचे नहीं आने देते थे। तो सबसे पहला कार्य करते थे कि इन पेड़ों को ऊपर से काट दिया जाता था जिससे कि सूरज की रोशनी नीचे आ सके, क्योंकि सूरज की रोशनी आएगी तभी फसल का नया उत्पादन हो पाएगा। और इसके बाद क्या करते थे, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये कटे हुए पेड़ों को दिखा रखा है। इसके बाद जो ये नीचे की घास फूस होती थी इसको जला दिया जाता था। जलने के बाद क्या बन जाती थी, राख बन जाती थी, और राख के कारण ये जो भूमि थी ये उपजाऊ हो जाती थी, और इसके बाद ये उसके ऊपर बीज बिखेर देते थे और फसल हो जाती थी। जैसे ही फसल तैयार होती काट लेते, एक या दो बार, मतलब दूसरी बार और उस पर उपजाते, फिर एक या दो बार की फसल लेने के बाद उस भूमि को वीरान छोड़ दिया जाता। वीरान मतलब कि कुछ समय के लिए उसको परती भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता था, उस पर खेती नहीं की जाती थी। उद्देश्य क्या रहता था, उद्देश्य ये रहता था कि हम लगातार अगर खेती करेंगे, क्योंकि ये कोई रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे। तो इनका ये मानना था कि भाई 2-3 बार अपन ने फसल इस पे पैदा कर ली तो भूमि की जो उत्पादक शक्ति है वो तो कम होएगी, तो इसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं जिससे कि भूमि दोबारा से अपनी जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा ले। और ये फिर कोई आसपास का कोई दूसरा भूखंड देखते थे, वापस से उसको वैसे साफ करते, 2-3 साल उस पे खेती करते, 2-3 साल किसी और पे। इसलिए इसको झूमिंग खेती, झूम खेती या फिर घुमंतू खेती कहा जाता है कि स्थायी रूप से एक जगह बस के खेती नहीं की जाती थी। यहाँ देखिए जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर यह खेती की जाती है। इसमें जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटा जाता है। इसी तरह जमीन पर उगी घास फूस जला दी जाती है। घास के जलने से जो राख प्राप्त होती है उसमें पोटास होने के कारण ये राख उस भूमि को उपजाऊ बना देती है। कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को थोड़ा खुरचा जाता है और बीज खेत में बिखेर दिए जाते हैं। आपके रिक्त स्थान में और जो क्वेश्चंस हैं उनमें आएंगे कि बीज बोने का क्या तरीका था, तो बीज खेत में बिखेर दिए जाते थे। फसल तैयार होने पर काट ली जाती थी, उस भूमि को छोड़ दिया जाता था और अगली बार के लिए नई जगह तलाश ली जाती थी। यहाँ पे देखिए एक शब्द को बताया गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो घुमंतू खेती की जाती है उसको वहाँ बेवड़ के नाम से जाना जाता है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे घुमंतू खेती की जा रही है, झूमिंग खेती की जा रही है। ये देखो इस तरह से घास फूस जला दी थी, राख उठ रही है ना, और ये यहाँ पे कुदालों से थोड़ा थोड़ा कुरच करके ये बीज बोए जा रहे हैं। यहाँ पे फसल तैयार हो चुकी है। अब जैसे एक बार इस पे खेती कर लेंगे तो अगली बार ये देखो पास का क्षेत्र देख रहे हो ना आप, जंगल वाला, तो इसको साफ करके इस पे खेती कर लेंगे। तो इस तरह से बदल बदल कर इनके द्वारा खेती की जाती थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक पार्ट तो हमने देख लिया कि कुछ क्या करते थे, झूमिंग खेती करते थे, झूम खेती करते थे। अब कुछ जो आदिवासी समुदाय के लोग थे ये शिकारी थे और कुछ संग्राहक थे। शिकारी मतलब पशुओं का शिकार करते थे। इनके पास जो भी परंपरागत औजार थे वो लेकर जाते और पशुओं का शिकार करते थे, और पशुओं का शिकार करने के बाद जो मांस मिलता उसको मिल बांट करके, टोली में जाते थे शिकार करने के लिए तो मिल बांट करके उस मांस का उपयोग करते थे, उपभोग करते थे। और इनमें से कुछ थे वो वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, अपनी बुक में ही दी गई है ये पिक्चर कि किस तरह से, ये देखिए ये महिलाएं हैं जो डोंगरिया कंध कबीले की ये महिलाएं पंडानों की पत्तियों को इकट्ठा करके ला रही हैं। और जो ये पंडानों की पत्तियां हैं ये किससे उन्होंने इकट्ठा की, वनों से ही तो इकट्ठा की ना। और इन पत्तियों से आगे क्या बनाया जाएगा, इन पत्तियों से आगे पत्तल बनाए जाएंगे और फिर पत्तल बाजार में बेच करके ये अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं खरीद पाएंगे। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है उड़ीसा के खोंड समुदाय का। कौन सा समुदाय बताया गया है, उड़ीसा का खोंड समुदाय की उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोग टोलियों में शिकार के लिए निकलते हैं। वे जंगलों से फल जो मिलता है और जड़ें जो मिलती हैं उनको खाते हैं। इसी तरह से साल का जो वृक्ष है, महुआ का जो वृक्ष है, इनके बीजों का तेल खाना बनाने में काम में लेते हैं। इलाज हेतु
जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरी तरह से ये वनों पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ ही जो वन्य उत्पाद हैं, जैसे कि शहद इकट्ठा कर लिया किसी ने, या अभी हमने देखा पत्तल वाला उदाहरण, तो वन्य उत्पादों को बाजार में बेच करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। भाई और भी तो हो सकती है ना इनकी ज़रूरत की चीज़ें, भाई सभी तो जंगलों से प्राप्त नहीं होती, कई ऐसी चीज़ें होती है जो इनको बाजार से प्राप्त करनी होती हैं। और हम देखते हैं कि इसके कारण, किसके कारण, कि इनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं बाजार से। इनके कारण ये व्यापार, जो व्यापारी वर्ग है और जो महाजन है, साहूकार है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं कि जो ये सूदखोर महाजन हैं, ये उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा देते हैं। मीठा मीठा बोल करके पहले तो कर्जा दे देते हैं और फिर कर्ज के चंगुल में ये बेचारे गरीब लोग फंस जाते हैं। इसी के कारण ये जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये व्यापारियों को, सूदखोर महाजनों को बाहरी शैतान कहते हैं कि ये तो शैतान लोग हैं जो कि हमारी दुनिया को खराब कर रहे हैं, और इनको ही अपनी सारी मुसीबतों का जड़ बताते हैं, अर्थात दिक्कू कह करके इनको संबोधित करते हैं। ये देखिए कि बता रखा है कि किस तरह से कुछ जो आदिवासी जातियां हैं, वन्य संग्राहक, जो कि वनों से कुछ सामग्री इकट्ठा करती हैं, जिसमें उदाहरण बता रखा है कि ये कुसुम के फूल और पलास के फूल भी उपलब्ध कराती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुसुम के फूलों को दर्शाया गया है और यहाँ पे ये पलास के फूल जो कि होली में गुलाल वगैरह बनाने के काम में भी आते हैं। करके देख लेना, आसपास कोई पलास का पेड़ लगा हो तो फूल ला करके पानी में उबाल करके, तो बड़ा अच्छा कलर आता है। तो ये कपड़ा व चमड़ा रंगने वालों को कुसुम और पलास के फूल भी उपलब्ध कराते हैं। जब इनका वन उत्पादन कम पड़ने लग जाता है तो मजबूरी में इनको मजदूरी भी करनी पड़ जाती है। अब मजदूरी में ये क्या करेंगे, कहीं निर्माण कार्य चल रहा है तो सामग्री ढोने का काम कर देंगे, है ना। तो इस तरह के काम ये करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब इनको आप बोलो कि भाई आप तो कोई ऐप डेवलप करके दो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करके दो, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ये आदिवासी समुदाय के लोग वैसे तो पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी के चलते इनको मजदूरी भी करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा समुदाय है जिसमें उदाहरण दिया गया है, मध्य भारत का है, बेंगा समुदाय, है ना, बैगा समुदाय। ये बैगा समुदाय के लोग मजदूरी करना उचित नहीं समझते, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि हम तो जंगल की संतान हैं और मजदूरी करना हमारे लिए अपमान की बात है, कि हम तो चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले जंगल पर ही निर्भर करेंगे, हम किसी का काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि कई जो मानव वैज्ञानिक है, मानव शास्त्री होते हैं, है ना, वो इस तरह की जो आदिवासी समाज हैं, इनकी प्रथाएं हैं, इनकी रीति रिवाज हैं, इन पर रिसर्च करते हैं, इन पर अनुसंधान करते हैं। तो इसी तरह के एक ब्रिटेन के मानव वैज्ञानिक हैं जो थे वेरियर एल्विन, इन्होंने अपनी पुस्तक, 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने, बैगा और नोट्स ऑन द खॉन्ड्स। तो इनमें इन समुदाय के बारे में लिखा है और इनकी पुस्तकों को जब हम देखते हैं तो इसी तरह से वर्णन किया गया है कि किस तरह से पुरुष और महिलाओं के बीच में कार्य का विभाजन होता था। कुछ कार्य थे जो महिलाएं करती थी और इनके जीवन की, मतलब जो आदिवासी समुदाय है, इनके जीवन की अच्छी खासी झलक मिलती है जो एल्विन है इनके कामों में। ये देखिए यहाँ पे भारत के मानचित्र में बताया गया है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे नाम ले लिए हैं, खोंड भी ले लिया है, मुंडा भी ले लिया है, संथाल भी ले लिया, उराव भी ले लिया है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कितनी जनजातियां हैं भारत में, तो बहुत सारी जनजातियां हैं। एक झलक देखिए आप, राजस्थान से शुरुआत करते हैं। ये है राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पे बताया गया है भील और सहारिया, वैसे मीना और गरासिया भी हैं, और यहाँ दर्शाया गया है ये भील और सहारिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में भील। इसी तरह से हम देखते हैं गुजरात के क्षेत्र में भी दिखाया गया है वन गुजर्स वगैरह, यहाँ पे ये बंजारा, गोंड, बेगौस, है ना, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। इसी तरह से हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी बंजारा को बताया गया है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी बंजारा, गोंड वगैरह को बताया, दक्षिण के क्षेत्र में भी है। और इधर हमने अभी जो पढ़ा, ये देखिए झारखंड वाले क्षेत्र में मुंडा है, इसके आसपास ये उराव है, संथाल है। इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं तो खासी जनजाति, नागा जनजाति, और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे चरवा समुदाय के अंदर, ये देखिए वन गुज्जर समुदाय, यहाँ पे ये भोटिया समुदाय, ठीक है। तो ये सब जनजातीय समुदाय के ही उदाहरण हैं। अब देखिए कुछ जानवर पालते थे, कि अभी हमने 2 तरह के देख लिए कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग तो झूम खेती करते थे और कुछ आदिवासी समुदाय के लोग शिकार करते थे और वन संग्राहक यानी वनों पर निर्भर
करते थे। अब ये तीसरे जो श्रेणी के जनजातीय समुदाय के लोग थे, इनमें से कुछ जानवर पालने का कार्य करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये चरवाहे समुदाय के लोग थे। अपने साथ भेड़ या बकरी की टोली लेकर के इनको चराते हैं और भेड़ और बकरी से जो भी ऊन वगैरह प्राप्त होती है उनका बाजार में बेच करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं। और हम आगे 9th क्लास में हमारी जब हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो हम इन चरवाहे समुदाय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से चरवाहा समुदाय हैं ये सर्दी और गर्मी की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी जगह में परिवर्तन करते हैं। जब सर्दी आती है तो किस तरह से ये निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और मतलब ये जो स्थानों का इनका परिवर्तन चलता रहता है। तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन ने इनके जीवन को प्रभावित किया। ये देखिए, कई आदिवासी समूह घुमंतु चरवाहे का जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें हम पंजाब के वन गुज्जर व आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय को देखते हैं जो कि गाय और भैंस के झुंड पालते थे। इसी तरह से हम कुल्लू का गद्दी समुदाय और कश्मीर के बकरवाल समुदाय को भी देख सकते हैं जो कि भेड़ और बकरियां पालने का कार्य करते थे। तो हमने तीसरी कैटेगरी भी देख ली है। अब हम देखते हैं चौथी श्रेणी, जब कुछ लोग एक जगह रहकर खेती करते थे। कि इन आदिवासी समुदाय में हम देखते हैं कि जैसे ही 19वीं सदी का प्रारंभ हुआ तो उस दौरान कई जनजातियां कबीले के रूप में एक जगह टिककर रहने लग गई और वहीं पास की जमीन पर खेती करने लग गई। और इन जनजातियों में हम उदाहरण ले सकते हैं गोंड जनजाति का और संथाल जनजाति का। उस समय ऐसे नहीं होता था कि ये जो ज़मीन है ये रामलाल की है, ये ज़मीन है ये प्यारेलाल की है, बल्कि जो पूरा समुदाय था उसकी संपत्ति मानी जाती थी। पूरा जो कबीला था उसकी संपत्ति, सामूहिक संपत्ति माना जाता था ज़मीन को। इसलिए ज़मीन पर सभी का बराबर का हक होता था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए और ज़्यादा ताकतवर होकर के वो अपने ग्रुप के मुखिया बन जाते थे, अपने कबीले के मुखिया बन जाते थे और वो खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि जो खुद की ज़मीन होती थी उसे बटाई पर दे करके काम करवाते थे। अब अगर हम बात करें, ये हमने देखी श्रेणी, चारों श्रेणी देख ली कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग झूम खेती कर रहे हैं, कुछ शिकार कर रहे हैं, वन उत्पादों पर निर्भर हैं, और कुछ हमने देखा कि चरवाहे समुदाय के रूप में हैं, और कुछ हमने देखा स्थायी खेती कर रहे हैं। अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनको इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा ठीक लगते थे वो लगते थे एक जगह टिककर रहने वाले और खेती करने वाले आदिवासी समुदाय के लोग। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ये घुमंतु प्राणी हैं, घुमंतु जो समुदाय के लोग हैं जो कि एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, एक जगह टिककर खेती नहीं करते हैं, ये बर्बर हैं। ये क्या है? ये बर्बर है, असभ्य हैं, हिंसक हैं। और इनकी तुलना में जो ये स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं ये ज़्यादा सभ्य हैं और इन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया, एक जगह पे रहें, एक जगह पे बसें, एक जगह पे खेती करें। क्योंकि देखो इसमें अंग्रेज़ों का भी स्वार्थ है, क्योंकि जगह एक जगह रहेंगी ये आदिवासी जातियाँ तो अंग्रेज़ों को इनको नियंत्रित करना भी आसान रहेगा और इनसे राजस्व वसूल करना भी आसान रहेगा। लगान वसूल तभी तो कर पाएगी जब ये स्थायी रूप से खेती करेंगे। तो वही था, ब्रिटिश अधिकारियों को शिकारी व घुमंतु खेती करने वाले आदिवासी समुदाय की तुलना में ये लोग ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।